दिहाड़ी मजदूर। नमस्ते दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल काजल मोटिवाइजर पर। इस हिंदी कहानी के माध्यम से एक दिहाड़ी मजदूर की दिल दहला देने वाली कहानी का अनुभव करें, जो अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए दिन रात संघर्ष कर रहा है, बिना अपने शरीर और स्वास्थ्य की चिंता किए हुए। यह मार्मिक कहानी गरीबी की कठोर सच्चाई और सामाजिक परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है। कल सूरज और किरण की स्कूल की फीस भरनी है। 8 महीनों से नहीं भरी है। किरण बता रही थी कि प्रिंसिपल ने कहा है, अगर स्कूल की फीस नहीं भरी तो स्कूल से निकाल देंगे। कुंती अपने पति राजेश्वर से कह रही थी। राजेश्वर गरीब मजदूर है, जो दिन में मजदूरी करता है और शाम को एक होटल में साफ सफाई का काम करता है। उसकी पत्नी कुंती भी छोटे मोटे काम कर लेती है, जिससे उसके घर का खर्चा चल रहा था। लेकिन वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाकर उनका भविष्य सुधारना चाहते थे। राजेश्वर यह कभी नहीं चाहता था कि उसके बच्चे भी बड़े होकर मजदूरी करें, लोगों की गालियां खाएं और 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर अपनी हड्डियों को तोड़ते रहें। फिर भी किसी दिन खाने को नसीब होगा या किसी दिन भूखे पेट सोना पड़ेगा, पता नहीं। राजेश्वर के हालत पहले ऐसे नहीं थे। वह ऑटो रिक्शा ड्राइवर था, जिससे उसकी आमदनी ठीक ठाक हो जाती थी। कोरोना की महामारी में उसका ऑटो का काम बंद हो गया। रोज कमाने खाने वाला आदमी कितने दिनों बैठकर खा सकता है या कितने दिनों की जमा पूंजी रख सकता है। जो भी था सब खत्म हो गया। अंत में अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उसने अपने रोजी रोटी का एकमात्र सहारा अपना ऑटो भी बेचना पड़ा। जब हालत में कुछ सुधार हुए तो सोचा कि बड़े शहर में जाकर कुछ दिन मेहनत मजदूरी करके फिर से कुछ पैसे जोड़कर ऑटो ले लूं तो सब ठीक हो जाए। यही सोचकर राजेश्वर शहर आ गया। अपने परिवार के साथ रोज सुबह हजारों मजदूरों के साथ चौराहे पर खड़ा हो जाता कि कोई काम मिल जाए, लेकिन मजदूर को रोज काम और भरपेट भोजन मिले, इस बात की तो कोई गारंटी होती नहीं। वहीं राजेश्वर के साथ भी होता। किसी दिन काम मिलता, किसी दिन नहीं मिलता। रोज शाम उसके घर आने का इंतजार होता कि शाम को राजेश्वर घर आएगा, कुछ कमा कर तो घर का चूल्हा जलेगा, नहीं तो पानी पीकर ही गुजारा करना पड़ेगा। इसी तरह धीरे धीरे सब चल रहा था। राजेश्वर दिन में तो काम मिलने पर मजदूरी करता, लेकिन मजदूरी के पैसों से वह अपने बच्चों और परिवार का पेट भरता या उनकी पढ़ाई लिखाई करवाता। इसीलिए उसने शाम के 6 बजे से रात 2 बजे तक एक होटल में काम करना शुरू कर दिया। बच्चे भी पास के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाने लगे। समय कट रहा था कि ठंडी की एक ठिठुरती रात थी। एक पुराने से कंबल में राजेश्वर सिर से मुंह तक छुपाए ठंड से बचने की कोशिश कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके सारे शरीर में बर्फ जम गई है। इतनी ठंडी तो उसे कभी भी नहीं लगी, फिर आज क्यों? उसने कुंती से कहा, कुंती, आज ठंड कुछ ज़्यादा ही है क्या? कुंती बोली, जी ठंड तो है ही, लेकिन कल भी तो ऐसी ही ठंड थी। छोटी सी जगह में आग भी तो जलाने में डर लगता है, नहीं तो थोड़ी गर्माहट तो मिलती। देखती हूँ कुछ और है क्या? उड़ने के लिए कुंती ने एक पुरानी सी चादर लाकर राजेश्वर के ऊपर डाल दी। कुंती बोली, लो, यह चादर रखी थी, उड़ लो, ठंड कुछ कम हो जाएगी। कुंती जब राजेश्वर को चादर उड़ाने लगी तो उसे लगा कि राजेश्वर कांप रहा है। उसे राजेश्वर को छू कर देखा, उसका बदन तेज बुखार से तप रहा था। कुंती बोली, तुम्हें तो तेज बुखार है, शरीर तो बुखार से एकदम भट्टी की तरह तप रहा है, इसीलिए इतनी ठंड लग रही है। रात के 2 बज रहे हैं, इस समय कहाँ दवा मिलेगी? क्या करूँ? देखती हूँ थोड़ी दूर पर जो एक बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ पर गेट के बाहर गार्ड साहब बैठते हैं। सुना है वह बहुत अच्छे हैं और लोगों की मदद भी करते हैं। हो सकता है कुछ मदद मिल जाए। कुंती भागती हुई उस बड़ी बिल्डिंग के पास गई जहाँ गार्ड हाउस था, लेकिन वहाँ गार्ड साहब नहीं थे। उसने कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन कुछ आवाज़ नहीं मिला। उसने देखा गार्ड ने आग जला रखी है। उसे लगा थोड़ी सी आग यहाँ से ले चलूँ तो शायद कुछ गर्माहट मिले। उसने वहाँ से एक पुराने टिन के डिब्बे के सहारे थोड़ी सी आग ले ली और अपने झुग्गी में आकर राजेश्वर के पास रख दी।
बुखार इतना तेज था कि राजेश्वर जैसे अचेत सा पड़ा था। कुंती ने आसपास की झुग्गी में रहने वालों से मदद मांगी, लेकिन सब यही कहते, इस समय कुछ नहीं हो सकता, सुबह होने दो, तभी कोई दवाखाना खुलने पर कुछ हो सकता है। बड़े अस्पतालों में तो हमें दरवाजे से ही भगा देंगे। किसी तरह बड़ी मुश्किल से रात बीती। पड़ोसियों की मदद से राजेश्वर को दवा खाने ले गए और दवा मिली। दवा से बुखार कम हो गया, लेकिन राजेश्वर काम पर जाने की हालत में नहीं था। 5 दिन हो गए थे। इसी तरह बुखार चढ़ता उतरता रहा। खाली पेट दवा भी क्या असर करती। राजेश्वर के काम पर ना जाने से खाने पीने की भी दिक्कत बढ़ गई। किसी तरह 2-3 दिन बीत गए। अब घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, भूख से परेशान थे, लेकिन घर की हालत देख कुछ कहते नहीं थे। 1 जनवरी की रात थी। चारों ओर नया वर्ष मनाए जाने की धूम थी। इतनी ठंड होने के बाद भी बाजार में काफ़ी भीड़भाड़ और हलचल थी। राजेश्वर से अपने बच्चों की हालत नहीं देखी गई। उसने कुंती से कहा, कुंती, 2 दिन से बच्चों ने कुछ नहीं खाया। हमारी बात और है, हम सहन कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की हालत देखी नहीं जाती। मैं होटल जा रहा हूँ, आज वहाँ भीड़भाड़ भी ज़्यादा होगी तो कुछ ज़्यादा पैसे भी मिल जाएंगे और खाने को भी कुछ मिल जाएगा। कुंती बोली, लेकिन तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। ऐसी हालत में ठंड में काम पर जाने की बात कर रहे हो। अभी बुखार भी है, मत जाओ बाहर इतनी ठंड में। राजेश्वर ने कहा, बुखार से मुझे इतनी तकलीफ नहीं कुंती, जितनी अपने बच्चों के भूखे चेहरे को देखकर होती है। तुम बच्चों को संभालो, मैं आता हूँ। कुंती बोली, लेकिन मेरी बात तो सुनो, बुखार थोड़ा कम हो जाए तब चले जाना। सूरज और किरण दोनों बच्चे वहीं एक कोने में बैठे थे। सूरज ने इस हालत में अपने पिता को जाते देखा तो उस नन्हे बच्चे से रहा नहीं गया। वह दौड़कर राजेश्वर से लिपट गया और बोला, पापा, बुखार में बाहर मत जाओ। जब हमारे पास पैसे होंगे तब हम खाना खा लेंगे। मुझे अभी भूख नहीं है पापा, तुम बस बाहर मत जाओ। बच्चे की बात सुनकर राजेश्वर अपने आंसू नहीं रोक पाया और बोला, बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। तुम माँ और किरण दीदी के साथ घर पर रहो। बाहर बहुत ठंड है, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। राजेश्वर ने बच्चे को समझाया और होटल के लिए निकल गया। उसे होटल का रास्ता जैसे मीलों दूर लग रहा था। बुखार और कमजोरी की वजह से उसे चला भी नहीं जा रहा था। किसी तरह होटल पहुंचा। वहां सेठ जी के पास पहुंचते ही पहले उसे डांट खानी पड़ी। सेठ ने कहा, उसने दूसरा आदमी रख लिया है, तुम जा सकते हो। राजेश्वर के बहुत मिन्नत करने और गिड़गिड़ाने पर सेठ ने उसे वापस काम पर रख लिया। होटल में ज़्यादा ग्राहकों के आने से काम भी ज़्यादा बढ़ गया था, इसीलिए आदमी की आवश्यकता तो थी ही। इसीलिए सेठ ने उसे काम पर रख लिया। सेठ ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें काम पर वापस रख लेता हूँ। आज साफ सफाई का काम बाद में होगा। भीड़ ज़्यादा है तो जाकर रसोई में तंदूर वाले की मदद करो, वह अकेला है और संभाल भी नहीं पा रहा है। राजेश्वर ने सेठ जी का धन्यवाद किया और जल्दी से रसोई में पहुंच गया। तंदूर के पास एक आदमी जल्दी जल्दी हाथ चला रहा था, क्योंकि ऑर्डर ज़्यादा थे और वह अकेला परेशान हो गया था। तभी राजेश्वर उसके पास पहुंचा और बोला, भैया, सेठ जी ने आपकी मदद करने के लिए कहा है। तंदूर पर काम करते उस आदमी ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला, अरे राजेश्वर, तुम बड़ा अच्छा हुआ आ गए, बहुत मदद मिल जाएगी। आज फिर भीड़ भी ज़्यादा है और ज़्यादा ग्राहक होने से कमाई भी अच्छी हो जाती है। चलो अब मेरी मदद में लग जाओ। राजेश्वर ने तुरंत अपनी सदरी एक तरफ रखी और काम में लग गया। थोड़ी देर बाद तंदूर पर पहले से काम कर रहे उस आदमी ने कहा, राजेश्वर भाई, तुम फटाफट रोटियां तंदूर में लगा दो, मैं ज़रा बाथरूम से अभी आता हूँ। राजेश्वर ने भी तेज़ी से हाथ चलाने लगा, क्योंकि ऑर्डर की लाइन लगी थी। एक तो तेज बुखार और 2 दिन से कुछ ना खाने की वजह से उसे अचानक से सिर में जोर से चक्कर आ गया और वह तंदूर पर रोटियां लगाते लगाते गिर पड़ा। उसे इस तरह गिरा देखकर वहां काम कर रहे और लोग उसकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। यमराज तंदूर का रूप धारण कर उसके प्राणों का हरण कर चुके थे। चारों तरफ अचानक से डर और अफरा तफरी का माहौल हो गया। सेठ जी ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को खबर की
और राजेश्वर को अस्पताल ले गए, लेकिन अब उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि राजेश्वर तो पहले ही अपने प्राण गंवा चुका था। अपनी सारी परेशानियों और कष्टों से मुक्त होकर वह इस संसार से विदा ले चुका था, लेकिन वहाँ झुग्गी में उसका भूखा परिवार उसके आने की राह देख रहा था। दोस्तों, ऐसी ही होती है एक दिहाड़ी मजदूर की ज़िंदगी, जो अपने शरीर का खून पसीना एक कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। आपको ये दर्द भरी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक राधे राधे, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।